संपादकीय भूमंडलीकरण और हिंदी। हिंदी एक जीवित भाषा है। जो उसे परिमित सीमा के अंदर आबद्ध करना चाहते हैं वे मानो उसका विस्तार या उसकी समृद्धि नहीं चाहते। संसार में शायद ऐसी कोई भाषा नहीं होगी जिस पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं पड़ा हो और अन्य भाषाओं के शब्द उसमें सम्मिलित नहीं किए गए हों। दूसरी भाषाओं के शब्द और भावों को सहजता से ग्रहण करके भी अपनी मौलिकता बनाए रखना ही सजीवता के लक्षण है। हिंदी का यह गुण सर्वविदित है, इसलिए यह जीवित भाषा है और यह स्वभाव प्रयत्न करने पर भी परित्यक्त नहीं होती, क्योंकि जीवित भाषाएं नियंत्रण करने वालों की शक्ति के परे होती हैं। किसी देश की संस्कृति को समझना हो तो उसकी भाषा की जानकारी आवश्यक है। भारत जितना अनोखा देश है, उतनी ही अनोखी यहाँ की संस्कृति है। यह कविता की भाषा है, यह प्रेम, इश्क और मोहब्बत की भाषा है। इसमें तरह तरह के रंग हैं। किसी देश की संस्कृति को अनुवाद करके नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि इसकी आत्मा इसकी मूल भाषा में होती है। अनुवाद की भाषा केवल शरीर तक सीमित होती है, जो आत्मा के स्पर्श के सुख से वंचित होती है। भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति को करीब से जानने के लिए हिंदी जानना बहुत जरूरी है। भारत के करीबन सभी विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्र हिंदी और संस्कृत की पढ़ाई करते मिल जाएंगे। आज हिंदी विदेशियों के लिए भी आकर्षण का विषय है। उन राज्यों में जहां बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है, वहां विदेशी मूल के असंख्य लोग भारतीयता को अपनाकर हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इनमें से कुछ तो अपने व्यवसाय के कारण आए, तो कुछ दिल के हाथों मजबूर होकर और कुछ धन के कारण। हालिया रिपोर्ट के अनुसार हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बन गई है। कुछ साल पहले यह स्थान चीनी भाषा को प्राप्त था। आंकड़े तो बदलते रहते हैं, पर हिंदी के पक्ष में जो सबसे बड़ी बात है वह उसकी व्याप्ति है, जो बिना किसी सत्ता के संरक्षण के सिर्फ जनभाषा के रूप में बढ़ी और फैली। ब्रिटिश काल में भी अंग्रेजी सत्ता की भाषा थी, पर हिंदी जनता की भाषा बनी रही। उदारीकरण के बाद हिंदी का जो बाजार बना, उसने इसे केंद्र में ला खड़ा कर दिया। यह भाषा अपनी लोकप्रियता और संख्या के बल पर संयुक्त राष्ट्र संघ के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। यह हिंदी के शक्ति परीक्षण का एक उदाहरण है और हमारे आत्मगौरव में 4 चांद लगा देने वाला पल। एक भाषा जिसका विश्व भर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संज्ञान लिया जाता है और कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, तो यह कोई छोटी बात नहीं है। अपने देश में इसके बहुआयामी स्वरूप को तो मान्यता मिल गई है, क्योंकि देश के किसी भी भाग में यह निर्विरोध अपना ली गई है। एक बहुभाषी देश, एक बहुआयामी संस्कृति, एक बहुविविध भाषा भूषा का देश पूरे विश्व में अपनी स्वायत्ता तथा संस्कृति का तनिक भी अतिक्रमण किए बिना अपना सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व बनाए हुए है। यह आत्माभिमान की बात है। जीवंत भाषाएं अपने प्रसार का माध्यम ढूंढ ही लेती हैं। हिंदी फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन और इंटरनेट की पहुंच ने इस काम की अहम भूमिका निभाई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास स्वतः ही भाषा के विकास के नए अवसर प्रदान करता है। सोशल मीडिया पर अपने तरीके से हिंदी का विस्तार हो रहा है। माउस के एक क्लिक पर आमने सामने अपनी पसंदीदा रचना या पुस्तक खुल जाती है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 का नागपुर सम्मेलन था, जब देश के बाहर से हिंदी के व्यापक कार्यक्षेत्र की जानकारी भारत के लोगों को मिली। पूरी दुनिया जानती है कि आने वाले वर्षों में भारत में व्यापार की अनंत संभावनाएं हैं। इसलिए भी बड़ी वैश्विक आधार वाली कंपनियां अपने देश में उन अधिकारियों को भेजना चाहती हैं जो हिंदी समझ सके और बातचीत कर सके। मॉरिशस, फिजी, वेस्ट इंडीज के अलग अलग देशों जैसे गुयाना, त्रिनिदाद आदि देशों में हिंदी भाषी बहुतायत में है। पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान आदि में इंग्लिश से ज्यादा हिंदी को तरजीह दी जाती है।
बढ़ते बाजारवाद की ही यह देन है कि चीन में हिंदी और भारतीय संस्कृति सिखाने के लिए कोचिंग सेंटर खुल गए हैं जो कि मूल भारतीय चला रहे हैं। चाइना बाजार का भारत में छा जाना, वो भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ, इस बात का परिचायक है कि हिंदी वैश्विक भाषा के साथ ही व्यापारिक रिश्तों की भाषा के रूप में उभर रही है। हिंदी ने हिंदी उर्दू की भी दीवार गिरा दी है। नज़्म हिंदी में बहुतायत से लिखे जा रहे हैं। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी कलाकार फिल्मों में खूब काम कर रहे हैं। साइबर संसार में हिंदी अन्य भाषाओं पर हावी होती दिख रही है। अब हिंदी में ईमेल, डोमेन नाम पंजीकृत होने लगे हैं। महान कवि कथाकारों को गूगल के डूडल में अक्सर दिखाया जाता है। यूनिकोड फॉन्ट के आ जाने से काफी सुविधा हुई है, लिहाजा फेसबुक, ट्विटर हर जगह हिंदी में बहस मुबाहिसे देखे सुने जा सकते हैं। विशिष्टता हिंदी का गुण नहीं रहा है, सबको साथ लेकर चलना ही सामान्यता इसकी विशेषता रही है। भूमंडलीकरण उपनिवेशवाद का नया रूप है जो सबको समायोजित कर अपने को प्रतिबिंबित करता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य कॉर्पोरेट ग्रोथ है। हिंदी की स्थानीयता भूमंडलीकरण के लिए आवश्यक बन गई है। हम बाहर कैसे फैल सकते हैं जब अपने घर पर ही मान्यता न मिली हो। एक समय था जब दुनिया के कई देशों में क्षेत्रीय अध्ययन के रूप में तीसरी दुनिया की भाषाएं पढ़ाई जाती थी। इसका मकसद उस देश की भाषा, संस्कृति और साहित्य से अवगत होकर अपनी सामरिक कूटनीति का हिस्सा बनाना होता था। वो राजनीतिक अस्थिरता का दौर था, शीतयुद्ध का चलन था। यह दौर अब बीत गया, परंतु दूसरे देशों में हिंदी का भाषा ज्ञान अब भी इस कूटनीति का ही एक हिस्सा है। इसलिए उन देशों में साहित्य और साहित्यकारों के परिचय से ज्यादा भाषा ज्ञान पर जोर दिया जाता है। भूमंडलीकरण एक सर्वशक्तिशाली प्रौद्योगिकी के तहत काम करता है। जो देश सूचना प्रौद्योगिकी में जितना संपन्न होगा, वो उतना ही ज्यादा दुनिया पर राज करेगा। हिंदी में भी सूचना प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने की क्षमता जितनी प्रबल होगी, हम विश्व के साथ साथ चलने में निपुण होंगे। भूमंडलीकरण के इस दौर में अपनी भाषा और संस्कृति के रूप को थोड़ा लचीला बनाते हुए उसके अनुसार ढालने की क्षमता विकसित करनी होगी ताकि विश्व में अपने नेतृत्व का डंका बजा पाएं। लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए अपने देश में ही पहले इसे जन जन की भाषा बनानी होगी। विविधताओं के यह देश कई मुद्दों पर एकजुट होकर बहुत कुछ हासिल कर चुका है, इसलिए यह मुद्दा भी जल्दी ही अपना मुकाम पा लेगा, ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए।